हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज के एक अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आप देखेंगे यूपी डीएलएड जो फर्स्ट सेमेस्टर जो आप लोगों का पहला सेमेस्टर होता है उसमें जो भी आपके विज्ञान इसमें आप देखेंगे यहाँ पे सीरीज है मेरे पास जो कि विज्ञान जो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग विज्ञान जो कि प्रथम सेमेस्टर डीएलएड प्रशिक्षण में जो आपका प्रथम सेमेस्टर है उसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह मेरे पास जो आपको सीरीज मैंने कराने के बारे में बोला था इसमें आप लोग देखेंगे राजन सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि विगत परीक्षाओं में विगत वर्ष के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं सबको आज कवर करने वाले हैं। जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। तब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और आगे स्टार्ट करेंगे। आप लोग देखिएगा जो मेरा यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और उसके आंसर भी मैं आपको बताते चलूँगा। विज्ञान शिक्षण में बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी क्वेश्चन होंगे सब बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे और सबको हम बारी बारी तरीक़े से कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन आप लोग जान जाइए कि विटामिन क्या होते हैं, A B C D E K। यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले बता दूँ ABCDEK इतने तो विटामिन होते हैं। कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। तो आप देखिएगा जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वह BC होता है, जो जल में घुलता है। जो विटामिन B और C होते हैं वे जल में घुलनशील होते हैं, ये बात आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर है, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आपको ऊपर मैंने बताया कि जल में घुलनशील BC होते हैं, तो वसा में कौन होता है ADEK। जो वसा में होते हैं वह ए वाले होते हैं, ADEK वसा में घुलनशील विटामिन है, ये भी बात आप ध्यान देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्कर्वी रोग की पहचान है। स्कर्वी रोग की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, स्कर्वी रोग में क्या होता है, लक्षण क्या होता है, हाथ का फूलना है कि इनमें से कोई नहीं, कि रुधिर छिड़ता होता है कि मसूड़ों से रक्तस्राव होता है। दोस्तों आपको पता होगा स्कर्वी रोग की पहचान जो होता है वो मसूड़ों में रक्तस्राव ये होता है। मसूड़ों में जब रक्त निकलने लगता है मसूड़ों से तो आपको समझ जाना चाहिए कि वह है स्कर्वी रोग, ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, आगे देखेंगे मैरेस्मस तथा क्वाशिओरकर रोग किसकी कमी से होता है। तो आप देखेंगे मैरेस्मस के बारे में भी मैंने आपको पहले भी बता चुका है, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है या हमारे शरीर में प्रोटीन की जब कमी हो जाती है तो ये रोगों का हमें सामना करना पड़ता है, ये बात आप ध्यान देंगे। आगे देखते हैं रक्त दाब मापा जाता है। रक्त दाब जो ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं दोस्तों, उसको किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो आप देखिएगा स्फैग्नोमीटर, जो आपका ऑप्शन ये लास्ट वाला है, स्फैग्नोमीटर के द्वारा हम लोग किसको नापते हैं, रक्त दाब को मापते हैं, ब्लड प्रेशर को। स्फैग्नोमीटर जो मशीन है इसके द्वारा हम लोग ब्लड प्रेशर को मापते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। जो आप देखेंगे रक्त समूह में आप लोगों को बता दूं A होता है, B होता है, AB होता है और दोस्तों O होता है। चार हैं जो कि आपके रक्त समूह हैं। रक्त समूह की पहचान सर्वप्रथम लैडिस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा। और किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं, जो सभी को ब्लड अपना दे सके, मतलब अपना ब्लड डोनेट कर सके सभी को, तो वह जो होता है ऑप्शन नंबर O। ऑप्शन नंबर द जो O है वह सभी को रक्त दे सकता है। जिसका ब्लड O ग्रुप, जिसके ब्लड का ग्रुप O होता है वह सभी को ब्लड दे सकता है, या इसको सर्वदाता कहते हैं, सभी को दे सकता है। आगे देखें किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं। कौन ऐसा रक्त समूह है जो सबका ब्लड ले सकता है। तो AB जो है वह सर्वग्राही और जो O है वो सर्वदाता, ये भी बात आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। आगे देखेंगे हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के बारे में पूछा है, तो आपका स्टेपीज है कि फीमर है कि टिबिया है कि टिबुला है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के बारे में बात करें दोस्तों तो ये फीमर होती है, या जांग की हड्डी कही जाती है फीमर, ये भी बात आप लोग ध्यान देंगे। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जिसको कान की हड्डी बोला जाता है। आगे देखेंगे हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो लसिका कोशिकाएं किस अंग में हमारे शरीर की बनती हैं। तो आप लोग देखिएगा यकृत में कि अग्नाशय में कि तिल्ली में कि वृक्क में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिल्ली में, इसमें लसिका कोशिकाएं का निर्माण होता है। आगे देखेंगे वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या होती है। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होगा 206। जो मनुष्य होता है वयस्क मनुष्य, उसमें हड्डियों की संख्या 206 होती है, ये भी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस भी बात को आप लोग देखिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है। जो आप डीएलएड का विगत वर्ष का प्रश्न पत्र का प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। एपी कल्चर है, एपी कल्चर के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? तो एपी कल्चर आप लोग सबसे पहले से ही आप लोग पढ़ते आए हैं कि मधुमक्खी पालन जो होता है वो एपी कल्चर के अंतर्गत आता है। मानव कंपाल में हड्डियों की संख्या, जो मानव कंपाल होता है इसमें हड्डियों की संख्या आपको पता है कि 8 होता है मानव कंपाल में हड्डियों की संख्या। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। वीडियो को आप लोग देखते रहिए, लाइक करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए BTC 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है कि भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। तो जो अपस्थानिक जड़ होती हैं भोजन संचय के लिए, इसका जो रूपांतरण है वो आपका कंदगुच्छ है। कंदगुच्छ को खाकर आप लोग ये भी देखिएगा, इसका भी ये भोजन का संचय किया जाता है कंदगुच्छ के द्वारा। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो बैलिस्नेरिया में होता है कि साइजिंटेरिया में होता है कि अदरक में होता है कि ब्रायोफिल्लम में होता है? तो आपको पहले भी पता है कि ब्रायोफिल्लम में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है दोस्तों, ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे इस जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न किसी न किसी साल किसी किसी सेमेस्टर ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको बढ़िया से ध्यान से तैयार करेंगे। आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तभी भी आप इसको अच्छे तरीक़ा से प्रिपरेशन करके आप इसकी तैयारी करेंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की। कोड का मात्रक होता है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कोड का मात्रक जो होता है बिना इसमें किसी भी शोर शराबे के रेडियन होता है। कोड का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। घन कोड का मात्रक पूछ देगा तो स्टेरेडियन होता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। कोड का मात्रक रेडियन और घन कोड का मात्रक स्टेरेडियन, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। सारे मात्रक को आप अच्छा तरीका से ध्यान देना है। आगे देखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है? तो आपको गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। आप देखिए पेड़ से पत्ते का गिरना ये गुरुत्व का उदाहरण है। उछाले गए बाल का धरती पर गिरना, जो भी बाल ऊपर फेंकेंगे वो नीचे निश्चित रूप से गिरेगी, ये भी गुरुत्व का कारण है। समतल पर गाड़ी का ढकेलना और पहाड़ से पत्थर का टूटकर नीचे गिरना। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे कि ऊपर फेंकी गई वस्तु जब ऊपर फेंकते हैं तो जब यह फ्रीडम अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में होती है तब ये ऊपर से नीचे गिरने लगती है। तो ये तो गुरुत्व हैं, लेकिन गुरुत्व का उदाहरण नहीं है यहाँ पे दोस्तों पूछा है। तो आप देखिए समतल पर जब आप गाड़ी को धक्का दे रहे होते हैं तो यह गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 100 आपका सही हो जाएगा, ये भी बात आप ध्यान देंगे। उपापचयन की क्रिया कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो आपको पता होगा उपापचयन की क्रिया 2 प्रकार की होती है, ये भी बात आप ध्यान देंगे। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। वायु है, वायु किसका मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है कि यौगिक है कि शुद्ध पदार्थ है कि समांगी मिश्रण है? आपको पता होगा कि जो वायु है वह अन्य गैसों का मिश्रण है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मीथेन सभी गैसें मिली हुई हैं। तो जो वायु है वह विषमांगी मिश्रण है, ना कि वो समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण के साथ आप जाइएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। आप देखिएगा उभयचर का मतलब होता है जो जल और स्थल दोनों जगह पे रहे, उसी को कहते हैं उभयचर। तो उभयचर प्राणी है ऐसा प्रश्न पूछा है। तो आप देखिएगा खरगोश जो होता है वह स्थलचर प्राणी है, जो स्थल पर रहता है। चूहा भी स्थलचर प्राणी है। गाय भी स्थल पर रहता है, ये भी स्थलचर प्राणी है। लेकिन कछुआ दोस्तों होता है वो जल और स्थल दोनों में रहता है, इसलिए जो कछुआ है वो क्या है? वह आपका उभयचर प्राणी है, जो जल और स्थल दोनों पर रहता है। ये भी बात आप ध्यान देंगे। आगे देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबी है लेकिन वीडियो को पूरा आप देखते रहिए, तभी आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीक़ा से हो पाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? तो आप देखिएगा जो मछली का अनुकूलन अंग जो 20 नंबर क्वेश्चन है वह नहीं है पूछा है। तो आप देखिएगा धारा रेखित शरीर जो मछली का अनुकूलन अंग है, ठीक ना। धारा के आकार का इनका शरीर होता है, इसलिए वे तैरने में सहायता प्रदान करती है। पंख भी उनको तैरने में मछली का अनुकूलन अंग है। और यहाँ पर देखिएगा गलफड़े की भी सहायता से मछली अंदर सांस लेती हैं, इसलिए ये अनुकूलन अंग हैं। ये तीनों अनुकूलन अंग हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि अनुकूलन अंग नहीं है दोस्तों। तो जो फेफड़ा है वो मछलियों में फेफड़ा नहीं पाया जाता, इस कारण यह अनुकूलन अंग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 जो होगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी बात आप ध्यान देंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से यौगिक है कौन सा? यौगिक है कंपाउंड के बारे में पूछा है। जल कि पीतल, सोना, चांदी? आप देखिए जल, पीतल, सोना, चांदी। यौगिक कौन है? चांदी आपका एलिमेंट है, तत्व है। सोना भी तत्व है, पीतल भी तत्व है, लेकिन जल जो है दोस्तों क्या है? यौगिक है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से मिलने वाले
पदार्थों को यौगिक बोलते हैं दोस्तों। जल का सूत्र होता है H2O, ये भी बात आप ध्यान दीजिए। और H2O में आप देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम लोग बोलेंगे यौगिक। ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है। मतलब घुलनशील ठोस पदार्थ, कोई ठोस पदार्थ है जो कि द्रव में घुल जा रहा है, इसको पृथक मतलब अलग करने की कौन सी विधि है दोस्तों। आप लोग देखिएगा, निथारना है कि तलछटीकरण है कि वाष्पीकरण है कि छानना है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब कोई भी ठोस पदार्थ जल में या किसी द्रव में घुल जाता है तो वाष्पीकरण विधि द्वारा उसे हम लोग अलग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए नमक ठोस अवस्था में है और उसको जब जल में डाल देंगे तो वो घुल जाएगा, लेकिन जब उसका हम गर्म करते हैं, वाष्प के रूप में जल निकल जाता है, तो तलहटी के रूप में क्या मिलता है आपको दोस्तों, नमक मिलता है। तो इसलिए किसी भी ठोस पदार्थ को जब घुलनशील होता है ठोस पदार्थ, तो उसको द्रव में मिल जाता है, तो द्रव में से पृथक करने के लिए हम लोग दोस्तों किसका उपयोग करते हैं, वाष्पीकरण विधि का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखते रहिए आप लोग। यह प्रश्न पूछा हुआ है, सारे प्रश्न देखिए, यह BTC 2016-17 दोनों में पूछा था प्रश्न। ये देखिए BTC 2016 में प्रश्न पूछा है, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक। आपको बता दूं, क्षेत्रफल और इसके बाद लंबाई और आयतन, इसमें थोड़ा हम लोगों को डिफरेंस हो जाता है कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा। क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या होता है, लंबाई गुणा के चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक मीटर। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई और गुणे के होगा दोस्तों चौड़ाई। और देखिए लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी हो जाएगा मीटर। तो मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर का स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं दोस्तों वर्ग मीटर। इसी को क्या बोलेंगे, वर्ग मीटर। जो आपका 100 वाला होगा वह सही हो जाएगा, जो 100 वाला ऑप्शन होगा वो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी बात आप ध्यान देंगे। मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग, मछली में फेफड़ा नहीं पाया जाता है दोस्तों, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। जो त्वचा है, त्वचा के माध्यम से मछली श्वास नहीं लेती हैं, और ये सभी तो हुई भी नहीं करेगा क्योंकि दोनों नहीं है। और जो आपका गलफड़ा, ठीक है ना, गलफड़ा जो होता है उसी के माध्यम से मछली क्या लेती हैं, श्वास लेती हैं। कहाँ पे दोस्तों, जल के अंदर। ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल होता है। देखिए कोई भी पहलवान होता है, जब वह अपने हथेली के द्वारा, जैसे मान लीजिए कोई भी 5 kg का कोई वस्तु है और इसको जब हथेली के माध्यम से ऊपर उठा रहा होता है, तो इसमें कौन सा बल लगेगा। देखिए ऑप्शन पेशी बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, और इसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो आपका पेशी बल होगा, पेशी बल, उसके माध्यम से किसी भी वस्तु को आप लोग उठाने का कार्य करेंगे। क्योंकि जो हाथ होता है, जब हाथ में किसी भी वस्तु को पकड़कर आप ऊपर की तरफ उठाएंगे, तो हाथ में या हथेलियों में या कहीं भी आपके शरीर में जो बल लगाते हैं, आप शरीर में अपने बल लगाते हैं, वो पेशी बल उसको बोला जाता है दोस्तों। मांसपेशियों में लगने वाले बल को पेशी बल बोलते हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है, जो कि BTC 2017 में प्रश्न को पूछा हुआ है। आगे देखेंगे, BTC 2017 में एक प्रश्न पूछा है कि चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचना का नाम बताइए, ये क्या होते हैं। तो आपको बिना कुछ सोचे समझे बोल देना है, बीज पत्र जो ये 2 पीले रंग के हल्के होते हैं। ये भी बात आप ध्यान देंगे। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो दोस्तों 12 होती है। कितनी होती है, 12। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां, कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो आपका 28 हड्डियां पाई जाती है। ये तो चीज़ आपको रटने की चीज़ है, याद करने की चीज़ है। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है तो चमगादड़, यूरोमैट्रिक्स और एटिलोप और सायरन। तो आपको पता होना चाहिए कि दौड़ने हेतु जो उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है दोस्तों, वह आपका है एटिलोप। एटिलोप जो होता है वो दौड़ने के लिए अनुकूलित होता है, दौड़ने के लिए। यह प्रश्न BTC 2015 में प्रश्न पूछा हुआ है। ये भी बात आप ध्यान देंगे। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि दोस्तों क्या कही जाती है। DLED 2018 में प्रश्न पूछा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको देखिएगा, ऊर्ध्वपातन, तलछटीकरण, अपकेंद्रण, निस्पंदन। निस्पंदन तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, निस्पंदन की क्रिया दूसरी होती है। तलछटीकरण भी नहीं होगा, क्योंकि नमक जो होता है वो तलछटीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो वाष्पन की क्रिया होती है। ऊर्ध्वपातन भी नहीं होगा, ऊर्ध्वपातन वो होता है जिसे ठोस से सीधे गैस अवस्था में प्राप्त करें। और जो अपकेंद्रण होता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दही को मथनी के द्वारा मथ कर और उसके मक्खन प्राप्त करने की जो क्रिया होती है वो अपकेंद्रण विधि द्वारा होती है दोस्तों। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, आप इसको लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखेंगे, सुषुप्त पौधा कहा जाता है। सुषुप्त पौधा किसको कहते हैं। सुषुप्त पौधा कहा जाता है, जो आप देखिएगा, जड़ को, फूल को, पत्ती को, बीज को। जड़ को सुषुप्त नहीं कहा जाता है,
फूल को भी नहीं कहा जाता है, पत्ती को भी नहीं कहा जाता है, बीज को दोस्तों क्या कहा जाता है, सुषुप्त पौधा कहा जाता है। 1 फुट बराबर होता है। ये प्रश्न मैंने देखा, एक प्रश्न DLED 2018 में प्रश्न पूछा हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। इस बार भी पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर में ये प्रश्न पूछा है कि 1 फुट कितने बराबर होता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए 30.48 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 फुट। 30.48 सेंटीमीटर जो होता है वो बराबर होता है 1 फुट के। अगर देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, जो कि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, तो वीडियो आप पूरी अंत तक देखिए। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यह जो होता है यह शॉर्ट समय में प्रिपरेशन की एक तैयारी की नई रूप है, ठीक ना। न्यूटन का गति संबंधित कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? आपको बता दूं दोस्तों, न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। पहला नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। दूसरे के नियम के द्वारा F बराबर m इंटू ए आता है। पूछ देता है कि किस सूत्र के अनुसार, किस न्यूटन के किस नियम के अनुसार गति बल का सूत्र निकलता है, तो सेकंड नियम के अनुसार। लेकिन यहाँ पे दोस्तों पूछा है कि न्यूटन का गति संबंधित कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का है, तो आपको पता होना चाहिए जो लास्ट वाला थर्ड ला जो न्यूटन साहब ने दिया था, तृतीय नियम, वही जो है वह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ये भी प्रश्न बनता है कि न्यूटन साहब ने अपने गति संबंधित नियम की व्याख्या किस पुस्तक में की है, तो उनकी एक पुस्तक का नाम है जो आप देखिएगा प्रिंसिपिया, ठीक ना। प्रिंसिपिया एक पुस्तक का नाम है जिसमें इन्होंने इसका वर्णन किया है। आगे देखेंगे बल का इकाई है, इकाई का मतलब मात्रक। मेजरमेंट क्या होता है, बल को किस में मापते हैं दोस्तों, तो बल का जो मात्रक होता है वो आप देखिएगा डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, बल का मात्रक डाइन भी होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है दोस्तों, ये भी बात आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं पत्ती का रूपांतरण है। पत्ती का रूपांतरण क्या है? पत्र प्रकलिका है, पर्णथैली हैं, शल्क कंद हैं, पारक मूल हैं। तो आप देखिएगा पत्र प्रकलिका, जिसको फूल का रूप दूसरा रूप भी कहते हैं, यह पत्ती का एक रूपांतरण है। आगे देखेंगे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा और समय का मात्रक दोस्तों सेकंड किस पद्धति से संबंधित है? सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक ना, लंबाई का मात्रक दोस्तों मीटर, और इसके बाद द्रव्यमान का मात्रक किग्रा, मतलब द्रव्यमान का मतलब भार, और इसको यम से हम दर्शा रहे हैं, ठीक ना। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किग्रा, ठीक ना। किग्रा मैं के से दर्शा लिया, केजी चूंकि होता है, लेकिन मैंने इसको आपको जानने के लिए, आपको समझने के लिए मैंने के रखा दोस्तों। किग्रा को केजी से दर्शाते हैं, ठीक ना। किलोग्राम जिसको बोलते हैं शॉर्टकट रूप में। समय का मात्रक दोस्तों, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड, ठीक ना। टी मैंने लिखा और टी को लिख दिया, तो आप लोग देखिएगा इसके द्वारा आपको मिलेगा। देखिए लंबाई का मात्रक मीटर, और यहाँ पर देखिए द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक दोस्तों सेकंड। तो इसको किस पद्धति में बोलते हैं? यम के यस दोस्तों। किस में बोलते हैं? यम के यस। किस कौन सा सही रहेगा आपका? पहला वाला एम के एस पद्धति। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, जो कि BTC 2015 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, घर्षण बल और पेशी बल। गुरुत्व बल वह बल होता है जिससे किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपने ओर खींचती है, उसे ही हम गुरुत्व बल बोलते हैं। तो फल टूट रहा है तो पृथ्वी अपने तरफ खींच रही है, तो ये जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा गुरुत्व बल। आगे नेक्स्ट देखेंगे, बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है। DLED 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है, तो बीन कर, फटक कर, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा और चाल कर। तो ऑप्शन आपका जो कन्फर्म इसमें ऑप्शन होगा, आप लोग देखिएगा बालू और लोहे में जो होगा वो चाल कर भी हो जाएगा और चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा भी हो जाएगा, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आयोग है, आयोग ने चाल कर क्वेश्चन को करेक्ट माना है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, पत्ती द्वारा जनन होता है। पत्ती द्वारा जनन किस में होता है? बबूल में, कि आम में, केला में, कि अजूबा में। आप लोग देखे होंगे अजूबा का भी बीज होता है, बबूल का भी बीज होता है, आम की भी गुठली होती है अर्थात बीज होता है। लेकिन जो ऑप्शन आपका केला हो जाएगा, पत्ती द्वारा जो जनन होता है वो होता है दोस्तों केला में। आगे देखिएगा, उभयचर जंतु है। मेढक, चिड़िया, मछली, कुत्ता। मछली केवल जल में रहती है, कुत्ता स्थलचर पर रहता है। जो चिड़िया होती है वह आकाश में उड़ती है, पेड़ पर बैठती है। मेढक जो होता है वह जल और स्थल दोनों में रहता है, अर्थात दोस्तों ये क्या हो जाएगा? उभयचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द्रव्यमान का मानक मात्रक होता है। द्रव्यमान का मानक मात्रक, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? कुंतल में, ग्राम में,
किग्रा में और न्यूटन में। जो आप लोग देखेंगे द्रव्यमान का मानक मात्रक की बात बोला है दोस्तों, तो द्रव्यमान को जो नापा जाता है वो किग्रा में अर्थात किलोग्राम में नापते हैं। ये भी बात आप ध्यान देंगे। डीएलएड 2019 में प्रश्न पूछा हुआ है। टाका क्या है? टाका बांग्लादेश की मुद्रा है, जल संचयन की विधि है और सिलाई करने की विधि है। तो ऑप्शन आपका ब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टाका मारना सिलाई करने की विधि है और जो बांग्लादेश की मुद्रा है वह टाका है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। टच मी नॉट कहते हैं। टच मी नॉट मतलब कि छूना मना है। ऐसा शब्द बोला गया है कि टच मी नॉट किसको बोला जाता है? तो छुई मुई। छुई मुई ऐसा पौधा है कि जिसको आप छूते हैं तो वह मरने जैसी कला को दिखाने लगता है। तो टच मी नॉट किसे कहते हैं? छुई मुई को टच मी नॉट कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों, नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? तो नारियल और कमल में आप लोग प्रकीर्णन देखिएगा, नारियल भी होता है इसमें जल के द्वारा ये प्रकीर्णन होता है और जो आपका कमल हो गया ये भी जल में ही इसके द्वारा प्रकीर्णन होता है। तो नारियल और जल में जो प्रकीर्णन होता है दोस्तों वह जल प्रकीर्णन होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं, तो आप लोग देखिएगा पाचक ग्रंथि यकृत में भी पाचन होता है, लार ग्रंथि भी होती है, अग्नाशय भी होता है। ये सभी दोस्तों हो जाएगा। मानव शरीर में जो पाचन ग्रंथियाँ होती हैं यकृत, लार और अग्नाशय सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है इसके कमी से दोस्तों आपका होता है मधुमेह। मधुमेह इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? मधुमेह होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि क्या है दोस्तों? तो आपका यकृत जो होता है, लीवर जो होता है वो सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि होती है। पीत रस का निर्माण होता है, पीत रस का निर्माण करता है, तो पीत रस का निर्माण जो करता है दोस्तों यकृत करता है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट है मानव दांतों के प्रकार होते हैं, तो आप लोग देखिएगा प्रचौड़क, चौड़क, कृंतक, रजनक, ये सभी मानव दांत के प्रकार हैं। ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन आपका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांत होते हैं, कृंतक होता है, प्रचौड़क और चौड़क और रजनक होता है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? तो दांतों में आप लोग देखिएगा इनेमल नामक पदार्थ पाया जाता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, इनेमल। अग्नाशय की लैगर हैंस की दीपिकाएँ किसका श्रावण करती हैं? तो इंसुलिन का श्रावण करती है। ये भी आप इंपॉर्टेंट रखिएगा। ये जो है सभी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपकी राजन सीरीज है। राजन सीरीज के सभी प्रश्न हैं, आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं। राजन डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के सारे प्रश्न हैं। दिया है कि अपेंडिक्स जो कि बड़ी आंत का भाग है शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इससे सेलुलोज का पाचन होता है। यह है क्या है आपको पता होना चाहिए। यह अवशेषीय अंग है जिसका आवश्यकता आपके शरीर में नहीं होती है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा होता है दोस्तों? नहीं, वाष्पोत्सर्जन जड़ के द्वारा नहीं होता है। ये आगे देखिएगा तनों के द्वारा होता है, नहीं, इसके द्वारा भी नहीं होता है। पर्णरंध्र स्टोमेटा के द्वारा जो पत्तियों में पाया जाता है इसके माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर 100 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे लाइकेन है। लाइकेन क्या है दोस्तों? 54 नंबर क्वेश्चन है। लाइकेन क्या है? परजीवी है कि सहजीवी है कि मृतजीवी है कि ये सभी है? तो आपको पता होना चाहिए लाइकेन सहजीवी है। क्या है दोस्तों? सहजीवी है। ठीक ना। परजीवी पौधा है। परजीवी पौधा जो दूसरे पर आश्रित रहता है वह आपका है दोस्तों रेफ्लेसिया, जो पूछा भी था, रेफ्लेसिया जो कि परजीवी पौधा है। कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीटभक्षी पौधे कौन है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मैं आपको पहले भी इस बात का बता चुका हूँ कि ड्रेसेरा, यूट्रिकुलेरिया और नेफेंथीज ये सभी जो हैं कीटभक्षी हैं। इनकी पत्तियां पर जब कोई भी कीट आकर बैठता है तो ये पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और उसको कीट को अपने अंदर समाहित कर लेती है। किसके कारण? नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के कारण। आगे देखिएगा जलीय कीटभक्षी पौधा है जो जल में रहता है। आप देखिएगा यूट्रिकुलेरिया जो है वो जल में रहता है। जल में नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए ये करता है कीटों का भक्षण, कीटों का सेवन करता है। एक बीजपत्री पौधे की विशेषता होती है। एक बीजपत्री पौधे की विशेषता क्या होती है दोस्तों? तो आप लोग ऑप्शन देखिएगा आपके सामने है। इनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। बीजों में केवल एक बीजपत्रक पाया जाता है और वह दोनों सही हैं। आप देखिएगा इनकी पत्तियां समांतर सिराओं में विन्यास पाया जाता है और बीजों में केवल एक बीजपत्र होता है। जैसे मक्का हो गया, धान हो गया, गेहूँ हो गया, इसमें इन्हीं को हम लोग एक बीजपत्री पौधे की संज्ञा देते हैं। ऑप्शन नंबर 100 जो कि और ब दोनों सही होगा।
द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता होती है। तो द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं इनकी पत्तियां जलिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है और बीजों में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। 2 चाल, चना, मटर, सरसों, इसमें 2-2 भाग होते हैं। ये भी बात आप ध्यान रखिए। स्वपसी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह कौन है? तो आप लोग देखिएगा, जंतु है कि पौधे हैं कि विषाणु हैं कि कवक हैं? आप देखिएगा जो पौधे होते हैं वह अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, इनको स्वपोषी बोला जाता है। सूर्य के प्रकाश किरणों में क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और जड़ के माध्यम से ये अपने खनिज पदार्थ जैसे कि जल हो गया और भी लवण को अवशोषित करके सूर्य के प्रकाश किरणों में भोजन बनाते हैं। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, मत्स्य मछली में अनुकूलन होता है। ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है और वह दोनों सही है। देखिएगा, ये गलफड़ों द्वारा सांस लेते हैं, बात सही है। इनका आकार इनका जो आकार होता है वो नाव के आकार का या धारा रेखी होता है। आपका करेक्ट हो जाए, क्योंकि और वह दोनों सही है। ठीक ना। आगे देखिएगा, पौधों की पत्तियों द्वारा जल वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है। ठीक ना। पौधों की पत्तियों द्वारा जल जो वाष्प के रूप में निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वाष्पोत्सर्जन। बिना सोचे समझे आपको करेक्ट आंसर। पत्तियों का रंग हरा होता है, किसके कारण हरा होता है? तो आपको पता होना चाहिए। पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, जिसको पर्णहरिम भी बोलते हैं, इसके कारण हरा होता है। ये भी आपका कन्फर्म है आंसर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में कि जंतुओं में, विषाणुओं में, कवकों में? आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो सूर्य के प्रकाश में होती है वो पौधों में होती है। किसमें होती है दोस्तों? पौधों में होती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है दोस्तों वह ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन भी बनता है और मंड स्टार्च भी बनता है। दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। मानव श्वसन करता है। मानव श्वसन करता है किसके माध्यम से करता है दोस्तों? नाक के द्वारा कि गलफड़ों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा? ये सभी आप लोगों को पता है कि जो मानव श्वसन है वह नाक द्वारा तो ऑक्सीजन को खींचता है, लेकिन जो श्वसन होता है दोस्तों वो फेफड़ों के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से? फेफड़ों के माध्यम से। सभी मैं सारे क्वेश्चन को मैं कवर किया हूँ। जो राजन श्री फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं पूरा क्वेश्चन देखेंगे और बेहिचक पेपर देने जाएंगे। ठीक ना। पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो जो पौधे होते हैं दोस्तों श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और निकालते क्या है? ऑक्सीजन। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरुस्थली पौधे नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। किसमें हो जाती हैं? जितने भी मरुस्थली पौधे होते हैं जैसे नागफनी की पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जल की कमी होती है। तो जल की कमी के कारण एक कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। मेढक है दोस्तों, आपको पता है कि मेढक जो होता है वह उभयचर है। क्यों? क्योंकि यह जल और थल दोनों में रहता है। जल और थल दोनों में रहता है, इस कारण इसको उभयचर बोलते हैं। ठीक है। चेहरे की हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों। चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों 14। ये बात याद रखना होगा, रटना होगा आपको। ठीक है। आगे देखिए ना, कंडरा जोड़ती है। कंडरा किसको किससे जोड़ती है? आपको पता है जो कंडरा होती है वो पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है दोस्तों आप लोग पता करिएगा, इनकस है। ठीक ना, जो आयोग के अनुसार, लेकिन आप इसको भी पढ़े होंगे, स्टेपीज जो कान में पाई जाती है, लेकिन इससे भी छोटी जो होती है दोस्तों इनकस है। ये बात ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? आप लोगों को पता है कि जो अपूर्णता रोग होते हैं जो कि समय से पहले ही आप में आ जाते हैं, उसी को हम लोग विटामिन की कमी से रोग बोलते हैं। और विटामिन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो जाने पर ये ख़त्म भी हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर और आपका सही हो जाएगा। 1 गज बराबर होता है। 1 गज कितने बराबर होता है? 3 फुट के बराबर होता है दोस्तों। 3 फुट के बराबर होता है 1 गज। भूमि से जल खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती है। कौन? भूमि से कौन जल को निकाल अपने अंदर से खींचती है और पौधे को गिरने नहीं देती है? वह क्या होता है दोस्तों? हमको पता है, बेहिचक आप बोलिए जड़। जड़ के कारण ही पौधा खड़ा रहता है और जड़ ही अंदर से जल और खनिज पदार्थों को ऊपर लेकर जाती है। ठीक ना। आगे देखिएगा, जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। जल तथा खनिज लवणों का संवहन जाइलम करता है। भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? तो आपको पता हो चाहिए, फ्लोएम करता है। ठीक है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, पर्णप्रतांत के पत्तियों का रूपांतरण होता पाया जाता है मटर में। किसमें दोस्तों? तो मटर में। आपका ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं जीरोफाइट। उनको क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। ये भी ध्यान रखिएगा। जड़ों के प्रकार जो सभी हैं आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जड़ों के प्रकार हैं मूसला जड़, अपस्थानिक जड़। ये दोनों जड़ों के प्रकार हैं। मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ ये दोनों जड़ों के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है वह आपका सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी था प्रश्न, इसको आप ध्यान से देखिएगा। विषाणु है जिसको वायरस बोलते हैं। आगे देखिएगा, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। किसमें? पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है दोस्तों, आपको पता होगा छुई मुई में। छुई मुई को आप पकड़ेंगे और तुरंत ही उत्तेजनशील हो जाता है। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विटामिन का फंक, इसको फंक भी बोलते हैं, ऐसे भी लिखा कहीं मिल जाएगा, वो भी आप ध्यान दीजिएगा, फंक। ठीक है। निम्न में से कौन सा रोग पालिश किए हुए चावल को खाने से होता है? तो आपको पता होना चाहिए बेरी बेरी रोग, जो कि पालिश कर किए हुए चावल को खाएंगे तो उसमें एक प्रकार का विटामिन है जो कि नष्ट हो जाता है और उसके कारण आपको बेरी बेरी रोग का सामना करना पड़ता है। विटामिन बी ख़त्म हो जाता है उससे। तो आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन भाई अभिषेक सर।